बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान वो फैसला करने जा रहे हैं कि जो जंग मूता में हज़रत खालिद बिन वलीद ने किया और अपने लश्कर को मिलिया मेट होने से बचाकर आइंदा जंगों आइंदा मार्कों के लिए महफूज कर लिया। नाज़रीन, आपके इस फैसले पर तनकीद भी हुई और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से क्या तारीखी कलमात अदा किए, ये सब कुछ आज हम आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करेंगे और साथ ही ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी आपको देंगे कि पाकिस्तान के जो दरीना दोस्त हमसाया ममालिक हैं सऊदी अरब और चीन, उनकी जो मुखलसाना काविशें हैं वो रंग ले आई हैं और इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक दरमियानी रास्ता निकालने की डील पर इत्तफाक राय हो गया है। बड़ी खबर नाज़रीन आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो टकराव की सूरत हाल थी उससे निकलने के लिए दोस्त ममालिक की जो काविशें हैं वो रंग ले आई हैं। ये क्या तफसीलात हैं, ये बड़ी अहम खबर आज हम आपके साथ शेयर करेंगे और ब्रेकिंग न्यूज़ है। सबसे पहले हमें ये एजाज़ हासिल हो रहा है कि ये खबर हम आज ब्रेक कर रहे हैं कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो हेड ऑन क्लियर की सूरत हाल चल रही थी कि एक दूसरे से सर टकरा रहे थे, आंखों में आंखें डालकर खड़े थे एक दूसरे की, वो सूरत हाल तब्दील होने जा रही है। और ये बड़ा फैसला जो दो दोस्त ममालिक हैं पाकिस्तान के, उनकी मुशावरत, उनके मुखलसाना किरदार की वजह से हुआ है। चीन और सऊदी अरब ने इस हवाले से किरदार क्यों अदा किया, ये भी आज अहम नुक्ता हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ मामला जो दो स्ट्रेटजिक ब्लॉक हैं, एक वो जो आलमी इस्टेब्लिशमेंट है जिसकी सरपरस्ती मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को हासिल है और जो इसीलिए वो बिल्कुल एक यकतरफा खेल ना होने देने के लिए मुखलसाना मशवरा दिया गया दोस्त ममालिक की तरफ से, जो हमेशा हमारे गम और दुख में हर घड़ी में हमारा साथ देते हैं। और इस्टेब्लिशमेंट ने भी इस मामले में, इमरान खान ने भी नरम रवैया अख्तियार किया है। ज़राए का ऐसा कहना है कि वो जो सख्ती थी साबिका उससे वो पीछे हटे हैं। इसी तरह जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका जो सख्त रवैया था उससे वो भी पीछे हट गई है और एक दरमियानी रास्ता निकल आया है। ये तमाम तफसीलात आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह न सिर्फ नवाज शरीफ को अब आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए बिल्कुल कानूनी रास्ता दिया जाएगा और उनकी नाअहली ख़त्म हो जाएगी, इसी तरह इमरान खान को भी और पीटीआई को भी अब रियासती ताकत के ज़रिए दीवार से नहीं लगाया जाएगा और आम इंतखाबात में एक निस्बतन सख्ती तो होगी लेकिन इस लेवल पर नहीं होगी कि जिस तरीके से इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है। ये सख्ती किस किस्म की होगी, ये आज तफसील भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और आपको ये बताएंगे कि ये समझ लें कि 2018 के आम इंतखाबात का रीप्ले होगा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। जिनके साथ 2018 में कुछ सख्ती थी उनके साथ इस दफ़ा नरमी होगी और जिनके साथ 2018 में नरमी और सपोर्ट थी उनके साथ इस बार सख्ती होगी। यानी सख्ती और नरमी का जो लेवल है वो कानून के दायरे के अंदर रहते हुए इख्तियार किया जाएगा। ये बड़ी खबर आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसकी बड़ी तफसीलात अभी बयान करने से पहले हम जो नए आने वाले दोस्त हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो हमारी एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं ऐसी ही वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, पिछली वीडियो में हम आपको खबर दे चुके हैं कि इमरान खान को आम इंतखाबात में मशरूत शिरकत का मौका दिए जाने की पेशकश मौजूद है और अब उनके पास दो ही रास्ते हैं कि या तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुकम्मल अदम ताउन का सिलसिला जारी रखें या फिर आम इंतखाबात में शिरकत की मशरूत पेशकश कबूल करके आवाम को फैसला करने दें कि ये मामला अब किस करवट बैठना चाहिए। पहली सूरत में नाज़रीन, मुकम्मल अदम ताउन की सूरत में अगर कप्तान इसी तरह डटा रहता है तो फिर इस्टेब्लिशमेंट के पास आम इंतखाबात करवाने के मौके बहुत महदूद हो जाते हैं और अगर इमरान खान और पीटीआई को बाहर रखकर इलेक्शन करवाए जाते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट को 25 करोड़ आवाम में अपनी पहले ही दांव पर लगी हुई जो साख है उसके मजीद खराब होने का डर है। एक तो ये अंदरूनी दबाव भी है और दोस्ताना दबाव जो हमारे हमसाया ममालिक हैं सऊदी अरब और चीन वो भी है। यानी ये दो पहलू थे जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट ने भी ये दरमियानी रास्ता मुंतखब करने में
बेहतरी समझी है और इसका मुल्क व कौम को यकीनन फ़ायदा होगा। नाज़रीन, अब ये ऑप्शन उस सूरत में अगर ये मामला दरमियानी रास्ता ना निकलता तो क्या ऑप्शन ज़ेरे गौर थे, वो उसकी तफसील भी सुन लें। वो ये था कि या तो फिर आम इंतखाबात मुलतवी करके मिस्र की तरह पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया जाना था और इमरान खान और पीटीआई को बिल्कुल ही कुचल देने का ऑप्शन इख्तियार किया जाना था। ये बहुत ख़तरनाक रास्ता था, अल्लाह ताला ने इससे हमें बचा लिया है। इस्टेब्लिशमेंट का भी इसमें फ़ायदा है, इमरान खान का भी फ़ायदा है और सबसे बड़ी बात यह है कि मुल्क का भी इसमें फ़ायदा है। और नाज़रीन, जो दूसरा ऑप्शन था उनके पास ज़ेरे गौर इस्टेब्लिशमेंट के, वो ये था कि जो परवेज़ मुशर्रफ वाला फार्मूला है वो इख्तियार किया जाना था कि काफ लीग का जो किरदार था वो पीडीएम को दिया जाना था और इमरान खान के साथ फिर वही सलूक किया जाना था जो परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ के साथ किया था। तो नाज़रीन, ये दो फार्मूले चल रहे थे, लेकिन ये अंदरूनी दबाव था इस हवाले से कि दो ऑप्शन थे लेकिन दोनों में खतरात खासे ज़्यादा थे। और ये जो दो बैरूनी दबाव था वो हम आपको बता चुके हैं कि वो हमारे जो नया स्ट्रेटजिक ब्लॉक बन रहा है उसकी तरफ से भी था और ख़ास तौर पर चीन और सऊदी अरब की तरफ से था। और ये जो बैरूनी दबाव है उसमें इसराइल हमास जंग जो शुरू हो गई है उसकी वजह से अब तेज़ी आ गई थी। पहले मामलात इतने पेचीदा नहीं थे जिस कदर इस जंग के बाद हो गए थे और इतनी तेज़ी आ गई थी। और जो इस वक्त हम आपको बता चुके हैं कि अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, इसराइल, भारत और जापान पर जो मुश्तमिल आलमी इस्टेब्लिशमेंट है उसकी ताकत से किसी को इनकार नहीं है। वो सबसे बड़ी दुनिया की मुआशी ताकत भी है, वो सबसे बड़ी अस्करी ताकत भी है और कोई मुल्क उनकी खुले आम नाराज़गी अफोर्ड भी नहीं करता। इस वक्त सूरत हाल ये बनी हुई है। लेकिन इसके खिलाफ अब एक नया आलमी स्ट्रेटजिक ब्लॉक तश्कील पा रहा है जिसमें रूस, चीन, ईरान, तुर्की, सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ ममालिक शामिल हैं, शरीक हैं और इकट्ठा हो रहे हैं। अगरचे इसने बिल्कुल अभी हतमी शक्ल इख्तियार नहीं की लेकिन 70-80% तक काम तकरीबन हो चुका है। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि शुमाली कोरिया और अफगानिस्तान और कुछ दूसरे ममालिक भी इसे ज्वाइन करने वाले हैं या ज्वाइन कर चुके हैं खुफिया तौर पर। इस ब्लॉक का नाज़रीन पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पर मुसलसल दोस्ताना दबाव है कि वो मुल्क की सियासत में इतनी यकतरफा ट्रैफिक न चलाए कि जिसके बाद सिर्फ प्रो अमेरिका सियासी जमातें ही मुल्क में बाकी रह जाएं और पाकिस्तान के जो रवायती दोस्त हमसाया ममालिक हैं सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान और चीन इनके साथ जो अच्छे मुआशी और स्ट्रेटजिक ताल्लुकात कायम करने और उनको बढ़ावा देने की जो सोच रखने वाली सियासी जमातें हैं वो बिल्कुल ही मिलिया मेट हो जाएं। तो आप समझ सकते हैं कि जो प्रो अमेरिकन हैं उस वक्त चूँकि अमरीकी दबाव के ज़रिए ही पीडीएम सरकार लाई गई थी, इसे इम्पोर्टेड सरकार भी कहा गया। तो इस वक्त जो नवाज शरीफ है वो प्रो अमेरिकन फोर्सेस का नुमाइंदा है और ये जो नया स्ट्रेटजिक ब्लॉक बन रहा है उनकी नज़रें इमरान खान पर हैं। इस हवाले से हम पहले भी आपको तफसीलात बयान करते रहे हैं और अब तो मामला तकरीबन हतमी मराहिल में दाखिल हो गए हैं, इसलिए ये बड़ी खुशखबरी सबसे पहले हम ब्रेक कर रहे हैं। नाज़रीन, हमसाया जो ममालिक हैं उनकी तरफ से इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो तवील डायलॉग जारी था, अब इसके हवाले से जो बहुत बड़ी पेशरफ्त की इत्तला है और ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरब और चीन ने मिलकर इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान डील और सुलह सफाई की जो मुखलसाना कोशिशें जारी रखी हुई थी उसमें दो अहम डेवलपमेंट्स हो गई हैं। ये दो डेवलपमेंट्स क्या हैं, अब हम इसकी थोड़ी सी आपको तफसील बताएंगे, फिर आगे चलते हैं। नाज़रीन, जेल में इमरान खान के साथ इस हवाले से तवील बैकडोर राब्ते जारी थे। चीन और सऊदी अरब की मुखलिसाना कोशिशों से जो पहली डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पीटीआई को दीवार से लगाने का जो ऑप्शन था, वो जो मजबूरी थी, वो अब ख़त्म हो गई है क्योंकि उनके पास अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसलिए उनकी ये मजबूरी बन गई थी कि पीटीआई इमरान खान को और पीटीआई को दीवार के साथ लगाकर जो दूसरा ग्रुप है जो प्रो अमेरिकन है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, आसिफ जरदारी हैं और जो दूसरे मौलाना फजलुर रहमान हैं, उनको आगे लाया जाए। उनके पास ऑप्शन नहीं था। इसलिए अगर इमरान खान तावन करेगा
इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो फिर जो उनके साथ नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के साथ इस्टेब्लिशमेंट की डील हो रही होगी, तो उसमें फिर इस्टेब्लिशमेंट का पल्ला भी भारी हो जाएगा कि उनके पास मुतबादल ऑप्शन भी होगा, तो नवाज शरीफ इतनी जिद नहीं कर सकेंगे अपने मुतालबात मनवाने के हवाले से। तो ये पहली डेवलपमेंट है, इसका फायदा इस्टेब्लिशमेंट को हुआ। और जो दूसरा ऑप्शन है, जो दूसरी डेवलपमेंट हुई है, उसका फायदा इमरान खान को हुआ है, और वो ये कि वो जो बंद गली से निकलने का उन्हें एक अच्छा रास्ता मिल गया है। जिस फार्मूले पर नाज़रीन इस वक्त इत्तफाक राय सामने आया है, उसके तहत जनवरी फरवरी 2024 में आम इंतखाबात मुनक्कद करवाए जाएंगे, और ये आम इंतखाबात 2018 का एक्शन रीप्ले होंगे। फर्क सिर्फ ये होगा कि जो 2018 के चहीते थे वो इस बार नाराजगी और हिट लिस्ट पर होंगे, और जो उस 18 में नाराजगी और हिट लिस्ट के मजा चख रहे थे, इस बार वो चहीते होंगे। और ये एस्टेब्लिशमेंट अपना ये इस तरह के पत्ते तो खेलेगी, लेकिन ये तमाम जो वो कार्रवाई है 2018 की तरह आइन और कानून के अंदर रह कर करेगी। जो आजकल लाकानूनियत की इंतहा हो चुकी है एक सियासी जमात को, यानी पीटीआई को दबाने के लिए, ये सिलसिला खत्म कर दिया जाएगा। ये फिर किस तरह मतलब कि जो इस्टेब्लिशमेंट है किस तरह एक्ट करेगी, वो आप 2018 के इंतखाबात को याद कर लें। कमोबेश वैसी ही सपोर्ट जिस तरह 2018 में पीटीआई को मिली थी, वैसी ही सपोर्ट इस दफा नून लीग को मिलेगी, ये ज़राए का कहना है। और वैसी ही सर्द मोहरी और सख्ती जिस तरह पिछले आम इंतखाबात में 2018 में नून लीग के साथ थी, वो इमरान खान और पीटीआई के साथ इख्तियार की जाएगी। नाज़रीन, ये जो अगवा बराए बयान, पीटीआई उम्मीदवारों को लापता करना या रियासती ताकत से इलेक्शन लड़ने ही ना देना वाले जो इंतहाई मनफी हथकंडे हैं, अब ये ख़त्म कर दिए जाएंगे इस डील के तहत। मुख्तसर अल्फाज में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि 2018 के जो चहीते थे, जो ख़ास लोग थे, वो इस दफ़ा समझ लें कि सख्तियाँ झीलेंगे कुछ ना कुछ, और जो पिछली बार सख्तियाँ झील चुके हैं वो इस बार चहीते हो जाएंगे। अदम ताउन और सर्द महरी ये जो इस दफ़ा मुकद्दर होगी पीटीआई का, और जो नवाजिशात होंगी, इलेक्टेबल्स शामिल करवाए जा रहे होंगे जिस तरह पिछले इलेक्शन में था, वो इस दफ़ा सहूलत नून लीग को हासिल होगी। और जो उसकी इत्तेहादी जमातें होंगी, ख़ास तौर पर जो परवेज़ खट्टक की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन है, और जो जहांगीर तरीन की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, ये अलाइड फोर्सेस होंगी मियाँ नवाज शरीफ की, उन्हें भी खसूसी सपोर्ट हासिल होगी। बाकी बच जाएंगी पीपल्स पार्टी, MKM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी। 2018 के आम इंतखाबात में भी उन्हें तंग नहीं किया गया था, और 2024 में भी उनके साथ यही दोस्ताना रवैया रहेगा। नाज़रीन, ये वो फार्मूला है जिस पर इत्तफाक राय हुआ है, और ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसलिए हम एक बार फिर याद दिलाना चाहते हैं अपने नाजरीन को कि वो उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जो हमारी आने वाली एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाजरीन, ज़राए का ये भी कहना है कि इस डील पर अमल दरामद मरहलावार होगा, और अमली इक़दामात का आगाज़ हो भी चुका है। और ज़राए का ये कहना है कि इमरान खान का जेल में कमरा खुला करना, एक्सरसाइज साइकिल की फराहमी और शेख रशीद के अगवा बराए बयान में नरमी बरतना इसकी ताज़ा तरीन मिसालें हैं। शेख साहब को इमरान खान का साथ छोड़ने का ऐलान करने और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन करने पर मजबूर नहीं किया गया। ये आपने देख लिया है कल उनका जो प्रोग्राम था मुनीब फारूक के साथ समन चैनल पर, तो उसमें उनको उस हद तक मजबूर नहीं किया गया कि वो इमरान खान का साथ छोड़ दें, बल्कि उनसे
मुनीर फारूक ने सवाल भी किया कि क्या आप पीटीआई का साथ छोड़ देंगे, तो उन्होंने इसकी वाज़ेह तरदीद की। उन्होंने कहा नहीं, मैंने क्या किया है जो मैं पीटीआई का साथ छोड़ूंगा, या मैं उनकी सपोर्ट नहीं चाहूँगा अगले आम इंतखाबात में। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चूँकि मेरी तो नवाज शरीफ के साथ नहीं बनती, इसलिए मैं उनके साथ तो जा नहीं सकता, लामहला फिर मुझे पीटीआई से ही सपोर्ट लेनी होगी या फिर अपने तौर पर इलेक्शन लड़ना होगा। तो इससे भी आपको कुछ अंदाज़ा हो गया होगा कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब तो ज़राए ने तस्दीक कर दिया और वो पूरा फार्मूला सामने आ गया है जो अभी हमने आपके साथ शेयर किया है। नाज़रीन, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन करने पर मजबूर करने की इत्तला थी शेख रशीद को, लेकिन उनका जब प्रोग्राम नशर हुआ तो ये भी समुंदर की झाग की तरह बैठ गई। बल्कि 9 मई के तमाम मुल्ज़मान को आम माफ़ी देने की जो मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है शेख रशीद ने, ज़राए का ये कहना है कि वो भी इसी डील का हिस्सा है जो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान हो चुकी है और जिसमें सऊदी अरब और चीन ने बहुत मुखलिसाना और बहुत अहम किरदार अदा किया है। ज़राए का ये कहना है कि जिन्होंने शेख साहब को चिल्ला करवाया है, उन्हीं के इशारे पर, उन्हीं के कहने पर ये आम माफ़ी देने वाला फार्मूला लॉन्च किया गया है। और आप देखेंगे कि ये मामला बड़ी तेज़ी के साथ इस तरफ पहुंचेगा अपनी मंजिल पर, और जो पीटीआई के असीरान हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ रिहा होना शुरू हो जाएंगे। आम इंतखाबात के 90 रोज़ में इनकाद के हवाले से नाज़रीन, और जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनके हवाले से 2 रिट दरख्वास्तें कई खासे अरसे से इल्तवा का शिकार चली आ रही थी। लेकिन ये अब जब से ये डील फाइनल हुई है, ये दोनों दरखास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार ऑफिस ने और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, और उनकी जो कमेटी कायम की हुई है शायद उसने। और जो इन दोनों दरखास्तों की समाअत के लिए बेंच तश्कील दिए गए हैं, उन बेंच में जो अरकाने जो हमारे मोहतरम जस्टिस साहिबान शामिल हैं और उनकी जो फॉर्मेशन की गई है दोनों बेंचों की, उसको देखकर भी सब लोगों की अब समझ में आ रहा है कि मामला किस तरफ जा रहा है। क्योंकि जो जज साहिबान इमरान खान के लिए नरम गोशा रखते हैं या नवाज शरीफ के लिए सख्त गोशा रखते रहे हैं माजी में, वो सारे उस बेंच में शामिल हैं जो मिलिट्री कोर्ट्स को के हवाले से फैसला करेगा कि ये आइन के मुताबिक हैं या नहीं। और जो दूसरा बेंच बनाया गया है 90 रोज़ के अंदर आम इंतखाबात का, वो खुद जनाब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बनाया है, और जो दूसरे हमारे जस्टिस साहिबान हैं उनके ख़ास चहीते जैसे अथर बिन अल्लाह हैं, उनको इस बेंच में उन्होंने शामिल किया है। क्योंकि मामला तो तय हो चुका है कि ये फैसला दिया जाना है और इस पर अमल दरामद भी होना है कि आम इंतखाबात बहुत ज़्यादा इल्तवा का शिकार नहीं किए जाएंगे। जिस तरह सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हुए तो फिर ये क्रेडिट जो अब लामहला मिलना था, जो भी बेंच बनता वाह वाह उसी की होनी थी। क्योंकि ये तो जो डील हुई है उसके तहत तमाम मामलात को बजरिया अदालतों के ही नाफज किया जाएगा। मिलिट्री कोर्ट्स भी अदालत के जरिए ही ख़त्म की जाएंगी, और जो आम इंतखाबात करवाने का बर वक्त फैसला है वो भी अदालतों के जरिए किया जाएगा। और चूंकि ये फैसला हो गया है कि अब ला कानूनियत नहीं बरती जाएगी पीटीआई के खिलाफ, तो इसलिए जब भी कोई मामला पीटीआई को शिकायत होगी वो अदालतों में जाएगी, और फैसला चूंकि हो चुका है फिर अदालतें उन्हें रिलीफ देंगी और उस रिलीफ पर अमल दरामद भी होगा। उसे जो मौजूदा सूरत हाल के तहत बिल्डोज कर दिया जाता है अदालती फैसलों को, ये मामला फिर नहीं रहेगा। नाज़रीन, बड़ी खबर आज हमने आपके साथ शेयर की, और आपने देखा कि किस तरह इमरान खान की जो साबित कदमी है उसने एक मरहले तक आकर सबको मजबूर कर दिया कि वो जो एक तरफा ट्रैफिक है वो ना चलाएं। ये एक अच्छा फैसला है, इस पर हम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को भी मुबारकबाद पेश करते हैं, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को भी मुबारकबाद पेश करते हैं, इमरान खान को भी मुबारकबाद पेश करते हैं, और उन तमाम कुव्वतों को भी जिन्होंने इस सिलसिले में मुखलिसाना किरदार अदा किया है। नाज़रीन, इमरान खान ने बंद गली या दलदल से न सिर्फ अपने आप को और बल्कि अपनी पार्टी को भी निकाल लिया है, और ये जो बहुत से लोग उन पर अब ये यू टर्न लेने का इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं, ख़ास तौर पर पीटीआई के कुछ अंदर से भी जो जज्बाती वर्कर हैं और वोटर्स हैं, वो ये कह सकते हैं कि जनाब कप्तान का ये फैसला दुरुस्त नहीं है,
उन्होंने अगर यही करना था वो पहले कर लेते, इतनी सख्तियां क्यों झेली, ये वो। इस हवाले से हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि इमरान खान ने ये जो सख्तियां झेली हैं पीटीआई ने और इमरान खान ने, और ये जो इतनी साबित कदमी का मुजाहरा किया है और ये जो इतनी जंग लड़ी है, इसके क्या फ़वाइद होंगे इमरान खान को और पाकिस्तान को और मुल्क की सियासत को। ये भी बहुत बड़ा नाज़रीन इमरान खान का फैसला था। इस साबित कदमी के नतीजे में बेपनाह सियासी फ़वाइद अवाम को भी मिलेंगे और इमरान खान को भी और पीटीआई को भी आने वाले 10-15 वर्षों की सियासत में। ये जब हम इस हवाले से जो मज़ीद डेवलपमेंट सामने आएंगी, जब वो आपके साथ शेयर करेंगे तो फिर ये नुक्ता उसी वीडियो में हम आपको बयान करेंगे। नाज़रीन, असल हकीकत ये है कि जो इमरान खान पर इल्ज़ाम लगेगा कि वो उन्होंने फ़रार हो गए हैं, वो शिकस्त खा गए हैं, वो पसपाई इख्तियार कर गए हैं, वो फ़रार नहीं है, बल्कि उन्होंने बड़ी हिकमत अमली से काम लिया है, हिकमत से काम लिया है। और शायर मशरक़ की मशहूर नज़म आपको याद होगी, उसका उन्वान है, फ़ारसी की नज़म है कि हिकमत खैर कसीरस्त, यानी हिकमत से चलने में बहुत ज़्यादा खैर व बरकत है। अब बात करते हैं उस ख़ास नुक्ते की जिसका हमने आगाज़ में हवाला दिया कि इमरान खान का ये जो फैसला है, ये आलम इस्लाम के अजीम जर्नैल और अजीम सिपह सालार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की उस हिकमत और उस हिकमत अमली की पैरवी है जो आपने जंगे मूता के मौका पर इख्तियार की थी। और फिर यूं हुआ कि मदीना वापसी पर कुछ सहाबा कराम की तरफ से इस पर सख्त सवालात भी किए गए और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया। जिस तरह भी हमने आपको कहा कि हो सकता है कि खुद पीटीआई के अंदर से या जो कुछ ज़्यादा जज्बाती वर्कर्स हैं वो इस पर एतराज़ात करें। ऐसे ही एतराज़ात मदीना में जब हज़रत खालिद बिन वलीद का लश्कर वापस आया जंग मूता से तो उन पर किए गए सॉरी, और यहाँ तक सूरत हाल नाजुक हो गई कि फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद के इस फैसले और इस हिकमत की खुद तारीफ़ फरमाई। और जो बज़ाहिर फ़रार था, जो फ़रार की सूरत में लोग एतराज़ात कर रहे थे कि ये जी आप फ़रार होकर वापस आए हैं मैदान जंग से, आपने फरमाया कि ये फ़रार नहीं है बल्कि ये करार है, ये करार है, ये फ़रार नहीं है। बहुत बड़ा आपका जो ये जुमला है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जंग मूता के मुजाहिदीन के हवाले से और हज़रत खालिद बिन वलीद के हवाले से, ये बहुत बड़ा एजाज़ भी है उनके लिए। और ये फिर फ़रार और करार की ये जो तशरीह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, वो भी आज की इसी वीडियो में हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे, आपको हदिया करेंगे सॉरी नाज़रीन। और फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि कप्तान और इसके खिलाड़ियों की खिदमत में भी हमारी तरफ से ये हदिया होगा कि ताकि वो भी इस मामले पर परेशान न हो, क्योंकि हमें हर मामले में नाज़रीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात और आपकी सुन्नत मुबारका से रहनुमाई लेनी चाहिए। इस सारे मामले की तफसीलात बयान करने से पहले हम जंगे मूता के मारका मूता के मुख्तसर से वाक़यात बयान करेंगे ताकि जो वो सूरत हाल वाज़े हो जाए कि उसको कितनी नाजुक थी कि जिसमें हज़रत खालिद बिन वलीद ने ये बड़ा फैसला किया था जो बज़ाहिर लोगों को फ़रार नज़र आ रहा था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये फ़रार नहीं करार है। नाज़रीन, हज़रत खालिद बिन वलीद ने बज़ाहिर शिकस्त दिखाई देने वाला फैसला किया और अपने लश्कर को बचाकर वापस मदीना ले आए। और ये क्यों हुआ, उससे पहले 3 सहाबा कराम जो थे जर्नैल थे उस ग़ज़वा मारका मूता में वो शहीद हो चुके थे और गैर मुतवक्का सूरत हाल दरपेश थी इस्लामी लश्कर को। और उसकी वजह क्या थी वो अब हम आपको थोड़ी सी तफसील उसकी बताना चाह रहे हैं कि ये जो जंग थी वो अर्ज़ शाम में हुई थी और रोमी लश्कर एक मुखालफ था मुसलमानों के, और दरियाए उर्दन का जो किनारा है उसके साथ एक कस्बा है मूता, उसमें ये लड़ाई लड़ी गई थी। ये लड़ाई क्यों हुई, थोड़ी सी ये बात मुख्तसर सी आपको हम बता दें। हुआ यूं था कि इस इलाके के जो उर्दन का इलाका है उसके जो रूमी सल्तनत थी वहाँ पे उनका समझ लें कि कोई सरदार था जो मुकामी गवर्नर आप कह सकते हैं वो था। उससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम देते हुए अपना कासद रवाना किया, लेकिन उस कासद को रास्ते में एक और रूमी जंगी सरदार ने शहीद कर दिया। और सफ़ीर और कासद का कत्ल चूंकि ऐलान जंग होता है, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
3000 مسلمانوں کا ایک لشکر رومی سردار کو سبق سکھانے کے لیے روانہ کیا۔ لیکن جب یہ لشکر موتا کے قریب پہنچا تو پتہ چلا کہ جو رومی فوج کی جو سلطنت کا جو اصل لشکر ہے 70-80 ہزار فوجیوں پر مشتمل تھا، وہ کسی کام سے اس شام کے ایریے میں آیا ہوا تھا اور دمشق کے کہیں قریب تھا۔ اس سے جب اطلاع ملی کہ مسلمانوں کا عرب سے ایک لشکر آیا ہوا ہے تو وہ جو بڑا لشکر تھا وہ بھی مقامی جو ان کا گورنر تھا موتا اور اردن کے اس علاقے کا، اس کی مدد کے لیے میدان میں آ گئی۔ جب مسلمان فوج پہنچی میدان جنگ میں اور انہوں نے اتنا بڑا لشکر دیکھا تو وہ ایک غیر متوقع صورتحال تھی۔ تو اتنا بڑا فرق دیکھ کر مسلمان 3000 تھے اور وہ 1 لاکھ کے قریب تھے جو رومی تھے، ان میں عراقی بھی تھے اور رومی بھی تھے، عرب بھی تھے یعنی، اور ادھر سے آیا ہوا لشکر بھی تھا، اور بہت جنگی ساز و سامان ذرہ بختر۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ رومیوں کی جو آپ ان کی فلمیں بھی دیکھتے رہے ہیں کہ رومن امپائر کی ان کا لشکر کس قسم کا ہوتا ہے، اور عرب کا آپ کو پتہ کہ یہ ایک نئی اٹھنے والی ہماری فوج تھی، تو بالکل ہی کوئی مقابلہ نہیں تھا تعداد کے حساب سے بھی اور سامان حرب و ضرب کے حوالے سے بھی۔ تو پھر یہ مشورہ کیا گیا پہلے جو ہمارے سالار تھے ان کی طرف سے کہ بھئی مدینہ میں قاصد بھیجا جائے اور مزید کمک طلب کی جائے، لیکن پھر سب نے یہ فیصلہ کیا کہ جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر یہ جنگ لڑی جائے۔ جب جنگ شروع ہو گئی ناظرین تو اس خیال سے کہ رومی لشکر کی بھاری تعداد دیکھ کر کہیں مسلمان سپاہیوں کے دل میں پسپائی کا خیال نہ آئے، دوران جنگ جو کشتیوں کا پل تھا، عقب میں دریا تھا، مسلمان فوج کے کو دریا پار کر کے لڑ رہے تھے جو دریائے اردن تھا، اور دوسری طرف روم کی فوج تھی، رومی لشکر تھا۔ تو پیچھے سے دریا کی جو وہ کشتیوں کا پل تھا وہ توڑ دیا گیا جنگ کے دوران ہی۔ جنگ شروع ہوئی تو جو تینوں سالار تھے باری باری وہ شہید ہو گئے۔ سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ شہید ہوئے، اس کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب شہید ہوئے، اور پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ تمام جب صحابہ شہید ہو گئے، جو پہلے 3 مدینہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سپہ سالار باری باری مقرر کر کے بھیجے تھے، تو پھر آپ نے ساتھ روانہ ہوتے وقت یہ بھی فرمایا تھا کہ ان کے بعد پھر اگر یہ تینوں شہید ہو جائیں تو پھر جو ہماری لشکر ہے، جو ہمارے صحابہ کرام موجود ہوں گے مجاہدین، وہ پھر آپس میں فیصلہ کر کے جسے چاہے اپنا سالار بنا لیں۔ تو اس موقع پھر ہنگامی طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار بنا دیا گیا اس مارکے میں۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید نے کمال شجاعت سے یہ جنگ لڑی اور اس روز آپ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں۔ اس دوران حضرت خالد بن ولید نے کچھ فوجیوں کو خود تو یعنی کہ بڑے جوش و جذبے سے نیا حملہ کیا، انہیں کسی حد تک پسپا کیا کہ بہت چڑھائی کر دی تھی رومی فوج نے، اور انہیں بھاری جانی بھی نقصان پہنچایا جس کی وجہ سے وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ تو جب کچھ موقع ملا تو آپ نے کچھ فوجیوں کو پیچھے بھیجا اور انہوں نے جا کر اس کی مرمت کی، جو کشتیوں کا پل جو خود ہی مسلمانوں نے توڑ دیا تھا، اور پھر حضرت خالد بن ولید اپنی ساری فوج کو جو 3000 مجاہدین پر اور صحابہ کرام پر مشتمل تھی بچا کر واپس لے آئے اور پھر مدینہ آ گئے۔ تو بظاہر چونکہ یہ بھی ایک تاثر بنا اور رومیوں نے اس پر زیادہ جشن منایا کہ مسلمان پسپا ہو گئے ہیں اور جس مقصد کے لیے وہ آئے تھے وہ انہیں حاصل نہیں ہوا، تو عرب میں بظاہر یہ تاثر ہوا کہ جو مسلمانوں کو اس جنگ میں شکست ہوئی ہے۔ لیکن اس حوالے سے خود رومی اور جو ماہرین ہیں، تاریخ دان ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ رومیوں کی شکست تھی، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں ان کے پاس لشکر تھا اور چھوٹا سا ایک لشکر ان سے بچ کر واپس چلا گیا، انہیں اسے بچ کر واپس جانے نہیں دینا چاہیے تھا۔ یہ بھی جنگوں کا ایک اصول ہے کہ اگر ایک چھوٹا لشکر آپ کے نرغے سے نکل جائے تو یہ اس نرغے سے نکل جانے والے کی فتح ہے۔ یہ خود جو رومی تاریخ دان ہے وہ یہ لکھتے ہیں کہ اس نقطہ نظر سے یہ رومیوں کی شکست تھی۔ تو ناظرین، جب یہ لشکر واپس مدینہ پہنچا تو وہاں پر چہم گوئیاں شروع ہو گئیں، اور کچھ جو وہاں پر مدینہ میں صحابہ کرام تھے کچھ انہوں نے بڑے سخت سوالات کرنے شروع کر دیے جو جنگ موتا سے واپس آئے تھے صحابہ کرام۔ تو صورتحال یہ ہو گئی کہ بہت سے ان سوالوں سے اور ان چہم گوئیوں سے ضد ہو کر کچھ صحابہ کرام نے نماز بھی گھر پڑھنا شروع کر دی اور گھر سے نکلنا ہی کم کر دیا۔ تو یہ صورتحال پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی محسوس کی، اور جب پھر اللہ رب العزت کا اذن ہوا تو آپ نے صحابہ کرام کو مدینہ مسجد نبوی میں جمع فرمایا اور فرمایا کہ یہ فرار نہیں قرار ہے،
یہ قرار جو ہے نا ناظرین، یہ کاف کعبے والے سے ہے، اور معرکہ موتا میں شریک جو مجاہدین تھے ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ میدان جنگ سے بھاگے نہیں ہیں بلکہ دوبارہ اور بار بار میدان جنگ میں جانے کے ارادے سے واپس آئے ہیں۔ ناظرین دیکھیں کتنی بڑی بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہ فرار نہیں، یہ قرار ہے، اور پھر بعد کے واقعات نے ثابت کیا کہ رسول اللہ کا فرمان بالکل درست تھا، اور یہ بہت حضرت خالد بن ولید کا یہ فیصلہ بھی بالکل درست تھا کہ وہ واقعی فرار نہیں ہوئے تھے، وہ قرار ہوئے تھے۔ ناظرین قرار کا مطلب یہ ہے کہ بار بار حملہ کرنے والا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ایک لقب قرار بھی ہے، اس تناظر میں آپ کو حیدر قرار بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہی قرار ہے جو حیدر قرار میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، جو کہ یہ فرار نہیں، یہ قرار ہے۔ ناظرین اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ موتا کے شہداء، زخمیوں اور مجاہدین کے جذبے اور نیت کی داد و تحسین بھی فرمائی، اور ان کے لیے خصوصی دعا بھی فرمائی۔ اسی جنگ کے حوالے سے ناظرین پھر حضرت خالد بن ولید کو آپ کو یاد ہوگا کہ سیف اللہ کا لقب بھی ملا تھا، کہ اللہ کی تلوار۔ حضرت خالد بن ولید نے غیر متوقع صورتحال میں گر جانے پر خود کو بند گلی سے نکالنے اور پھر پوری تیاری کر کے پلٹ کر حملہ کرنے کے عزم اور ارادے اور نیت سے یہ جو بظاہر پسپائی اختیار کی تھی، اس کی وجہ سے نہ صرف وہ خود بلکہ 3000 صحابہ کرام کفر و اسلام کے آئندہ آنے والے مارکوں میں شریک ہونے کے لیے محفوظ کر لیے گئے، محفوظ ہو گئے۔ اور پھر یہ ہوا، دنیا نے دیکھا کہ یہ ان 3000 صحابہ کرام نے اور خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں عراق اور شام میں شاندار فتوحات حاصل کی، بار بار میدان جنگ میں گئے اور اتنی جنگیں لڑی کہ حضرت خالد بن ولید کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جس پر زخم کا نشان نہ ہو، اور یہ جو 3000 صحابہ تھے انہوں نے بھی بے پناہ شجاعت اور بے پناہ جنگیں لڑیں اور بے پناہ شجاعت کا مظاہرہ کیا، اور قرار ثابت ہوئے کہ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ ناظرین ایرانی و رومی سلطنتوں کے جو لشکروں کو انہی مجاہدین نے اور حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں جو مارکے ہوئے ان میں بالکل ملیا میٹ کر دیا گیا، جس کی وجہ سے اس پورے ایریا کا جو اسٹریٹجک نقشہ ہی تبدیل ہو گیا، اور پھر بعد میں آنے والے ادوار میں آپ نے دیکھا کہ ایک عظیم اسلامی حکومت اور اسلامی خلافت قائم ہوئی، اور جو دو بڑی طاقتیں تھیں اپنے وقت کی سپر پاورز تھیں ایران اور روم، انہیں بالکل ایران تو بالکل ختم ہو گئی ایرانی سلطنت، اور رومی بھی پورا جو مقبوضہ عرب علاقے تھے وہ سارے چھوڑ کر واپس یورپ میں محدود ہو گئی۔ تو ناظرین اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غزوہ موتا سے جنگ مارکہ موتا سے واپس آنے کی وجہ سے جو حضرت خالد بن ولید اور ان صحابہ کرام کو محفوظ کیا گیا، اس عظیم اثاثے کو اس حکمت کے ذریعے اس محفوظ کرنے کی وجہ سے پھر کس طرح پورا اسٹریٹجک تبدیلی آ گئی پورے خطے میں، جو شہداء خلافت راشدہ کے دوران، اور پھر جو دنیا کی تاریخ تبدیل کرنے کا ایک بنیاد رکھ دی گئی۔ تو اس لیے ہم نے کہا تھا کہ حضرت خالد بن ولید کے اس فرار نے، جسے قرار کہا گیا رسول اللہ کی طرف سے، دنیا کی تاریخ بدل دی۔ اور اگر عمران خان بھی ناظرین اسی جذبے اور اسی نیت کے ساتھ یہ پسپائی اختیار کر رہے ہیں اپنے موقف سے کہ وہ فرار نہیں قرار ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقتوں میں آج وہ جو اپنے کارکنوں کو، مخلص کارکنوں کو، اپنے مخلص ساتھی رہنماؤں کو، ارکان اسمبلی کو اور اپنے اس سیاسی اثاثے کو محفوظ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بھی محفوظ کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں انشاءاللہ العزیز پھر ایک وقت آئے گا کہ جس طرح حضرت خالد بن ولید نے اور ان 3000 صحابہ کرام نے آنے والے مارکوں میں بار بار میدان جنگ میں جا کر فتوحات حاصل کی، تو اس طرح پی ٹی آئی بھی آنے والے 15-20 برسوں کے دوران اپنے وہ مقاصد، اپنا وہ مشن مکمل کر سکتی ہے جس کے لیے وہ اس وقت ایک بند گلی میں کھڑی ہے۔ ناظرین اسی کے ساتھ اب ہمیں اجازت دیجیے، آنے والی ویڈیو میں ہم اس
جو ڈیل ہوئی ہے اس کی مزید تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور جو حضرت خالد بن ولید کے اس فیصلے کے تناظر میں عمران خان ایک فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اس کی مزید تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور وہ کیا حکمت عملی ہوگی کہ جس کے ساتھ اب عمران خان میدان میں اترے گا، بھلے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی حاصل ہو مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو اور دوسری جو سیاسی جماعتیں ہیں پی ڈی ایم کی رکن، لیکن اس کے باوجود یہ 2018 کے عام انتخابات سے ہٹ کر بھی رزلٹ آ سکتا ہے، کیونکہ 2018 میں نون لیگ کو اتنی بھرپور عوامی سپورٹ حاصل نہیں تھی کہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ناراضگی کے واقعات کے جو معاملات تھے اس کے باوجود بھی وہ اتنی سیٹیں لے گئی۔ اس وقت عمران خان کو جتنی سپورٹ حاصل ہے، اگر لا قانونیت نہ برتی جائے عمران خان کے خلاف اور پی ٹی آئی کے خلاف، اور صرف اس حد تک ہی اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرے جس طرح 2018 میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کی گئی تھی، اتنی ہی سپورٹ کرے، ویسے ہی الیکٹیبلز نون لیگ میں شامل کیے جائیں، نون لیگ کو ویسے ہی سپورٹ دی جائے، جہانگیر ترین کا طیارہ ایک اس دفعہ نون لیگ کے لیے استعمال ہو۔ لیکن چونکہ اس دفعہ فرق بہت زیادہ ہے جو ووٹرز ہیں ان کی جو ہمدردی ہیں ان کے حوالے سے، اس وقت 70 سے 80% ووٹرز عمران خان کے ساتھ ہیں، لیکن اتنا ووٹر 2018 کے انتخابات میں نون لیگ کے ساتھ نہیں تھا، اس لیے عمران خان کا یہ فیصلہ بہت درست ہے اور ہم اس کی تائید کرتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے یہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے۔ اسی کے ساتھ اب ہمیں اجازت دیجیے، آپ اپنا، اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔